1896 में हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, कुछ यूरेनियम के सॉल्ट लिए और उनको ब्लैक पेपर से ढक दिया और एक डार्क रूम में ले गए और उसको जाकर एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो चुकी है। बड़े सरप्राइज हुए, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया। वापस उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, कुछ दूसरे यूरेनियम के सॉल्ट लिए और उन सॉल्ट को भी ब्लैक पेपर से ढका, बंद कमरे में गए, डार्क रूम था, वहां रखने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसको ढक दिया और देखा कि वो फोटोग्राफिक प्लेट वाकई में खराब हो गई है। बड़े सरप्राइज हुए। फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि चाहे यूरेनियम हो या यूरेनियम के कोई दूसरे सॉल्ट हो, अगर इनको किसी चीज से कवर कर दिया जाए तो इनसे कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर उसको खराब कर देते हैं। अब इन रेडिएशंस का नाम उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही रख दिया, जिसको बोलते हैं बैकरल रेज। लेकिन आगे चल के उन्होंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, पॉजिटिव रेज, नेगेटिव रेडिएशंस एंड अनचार्ज रेडिएशंस, जिन्हें फिर आगे चल के अल्फा, बीटा और गामा नाम दिया गया। ये रेडिएशंस हैं। अब इस कंक्लूजन को उन्होंने ऐसे निकाला कि द सब्सटेंस विच एमिट सम रेडिएशंस लाइक अल्फा, बीटा, गामा आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड द फिनोमेना इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, यहां से रेडियोएक्टिविटी की शुरुआत होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज बत्रा, वेलकम टू माय चैनल बत्रा क्लासेस झांसी। तो चलिए रेडियोएक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। मैंने बताया कि हेनरी बैकरल ने क्या बोला हमसे, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बोला द सब्सटेंसेस विच डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट शब्द का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है ब्रेक होना, किसी चीज का बार बार निकालते रहना। द सब्सटेंसेस मतलब कोई मटेरियल होगा जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है और डिके हो रहा है। डिके या डिसइंटीग्रेशन मतलब उसमें से कुछ निकलते जाना। द सब्सटेंसेस विच डिके और डिसइंटीग्रेट बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब पता नहीं कब कौन सा पार्टिकल किस टाइम निकल जाए। स्पॉन्टेनिटी मतलब किसी भी इंस्टेंट पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। द सब्सटेंसेस विच डिसइंटीग्रेट बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। मतलब ये उन सब्सटेंस को डिफाइन कर रहे हैं कि किन्हें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस मतलब सपोज करो कोई मैंने कंटेंट ले लिया ए, ठीक है, और ये कुछ अल्फा, बीटा, गामा टाइप्स की रेज निकाल रहा है। डिसइंटीग्रेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं जब अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशंस मींस किसी भी टाइम पे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। इन्होंने सिर्फ अभी इतना ही बताया। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, एक्टिनियम है। तो ये वो सब्सटेंस है, ये किसी भी टाइम स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को निकालते रहते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कह दिया। याद रखना, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी और स्टेबल सब्सटेंस है हमारा लेड, पीबी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 82। आफ्टर लेड सब के सब क्या है? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। सब के सब क्या है? रेडियोएक्टिव। लेड के बाद जितने भी आएंगे, चाहे वो सब्सटेंस खुद हो या फिर उनके आइसोटॉप्स, either any substance after lead or their isotopes, ठीक है। ये सब के सब क्या करेंगे? रेडियोएक्टिविटी को शो करेंगे, मतलब किसी भी टाइम स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को निकालते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो उन्होंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि भाई किन्हें हम रेडियोएक्टिव कहेंगे। तो इन्हें जो आफ्टर लेड जितने रेडियोएक्टिव बोला गया, इनको नेचुरल रेडियोएक्टिव बोला गया। अब नेचुरल का मतलब क्या है? कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेशन करते रहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेस निकालते रहते हैं। किस टाइम कौन सा पार्टिकल निकलेगा इसके बारे में नहीं पता रहता, हाँ बस निकालते रहते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे निकालते रहते हैं, तो इन्हें नेचुरली कहा गया। फिर आर्टिफिशियली भी आजकल रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, उनका एक पैटर्न, एक तरीका होता है जो कि हम सीखेंगे आगे। तो ये आइसोटॉप्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया।
अब कुछ चीजें यहां पर ऑब्जर्व की गई। क्या ऑब्जर्व की गई? सपोज करो हमने कोई एक सब्सटेंस ले लिया ए, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ मैंने फिजिकल चेंज या फिर कुछ केमिकल चेंज लगाया। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज लगाया। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किसे कहते हैं? देखो, फिजिकल चेंज में आता है आपका जैसे प्रेशर में इंक्रीज कर देना, ठीक है, या डिक्रीज कर देना। प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, अप साइन फॉर इंक्रीज, डाउन साइन फॉर डिक्रीज, या फिर टेम्परेचर में इंक्रीज कर देना या टेम्परेचर में डिक्रीज कर देना। तो ये कहलाते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज किसे कहते हैं? अब केमिकल चेंज बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया किसी के ऊपर, कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया है ना, और कुछ एक्सेसिव हीटिंग कर दी, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया उसको, ये भी एक केमिकल चेंज है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ये भी केमिकल चेंज है। ऑक्सीडेशन कर दिया, ये भी केमिकल चेंज है। रिडक्शन कर दिया, ये भी एक केमिकल चेंज है। तमाम प्रकार के चेंज, फ्रीजिंग कर दी, ये केमिकल चेंज है। ये जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंज इस किसी सब्सटेंस ए के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो अनडाउटली ए से बी बन जाएगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, मतलब देयर विल बी सम चेंज, यानी किसी इसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब प्रैक्टिकली समझो ना कि सपोज करो हमने आइस ले ली, अब हमने आइस को क्या कर दिया? मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आइस पे प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाया तो आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल प्रैक्टिकल से प्रेशर का इफेक्ट दिखा ना। आइस को हम गर्म करने लगे, गर्म करेंगे तो आइस मेल्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। तो आपने टेम्परेचर यानी फिजिकल चेंज लगाया, फिजिकल चेंज लगाया तो उसका कंक्लूजन, एक इंप्रेशन क्या देखने को मिला कि भैया ये मेल्टिंग स्टार्ट कर दे रहा। तो जब हम किसी चीज में फिजिकल और केमिकल चेंज लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज दिखेगा ना हमें, चाहे हम केमिकल चेंज लगाएं, कुछ केमिकल रिएक्शन लगाएं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज लगाने पर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। तो ये जो वेरिएशन, ये जो चेंज आता है, ये क्यों आता है? क्वेश्चन है कि व्हाई दिस चेंज अकर्स। अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो फिजिकल और केमिकल चेंज आते हैं ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से बाहर या कहीं से इलेक्ट्रॉन आएंगे। केमिस्ट्री पढ़ाना है बॉन्डिंग वॉन्डिंग के टाइम पे, या बॉन्ड टूटेंगे या बॉन्ड बनेंगे, तो ये सारे फिजिकल केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। सो दीज चेंजेस will come due to orbital electrons. So this is why there should some effect on the process of physical change and chemical change. कुछ ना कुछ तो इसका इफेक्ट इस पे आना चाहिए। अगर मैंने कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, सपोज करो ये हमारा कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अगर ये हमारा कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को निकाल रहा है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर कोई फिजिकल चेंज लगाया, फिजिकल चेंज या फिर कोई केमिकल चेंज लगाया, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज लगाया, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? भाई ये हो सकता है ए से बी में कन्वर्ट हो जाए, ये नहीं कह रहा, अगर कन्वर्ट हो गया तो वो चेंज कौन सा कहलाएगा? देखो सपोज करो ए से बी में कन्वर्ट हो गया, तो अगर ए से बी में कन्वर्ट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर चेंज हुआ है यानी फिजिकल, तो ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन इसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेज आज भी निकल रही हैं, मतलब डिसइंटीग्रेशन या डिके अभी रुका नहीं है प्रोसेस से, अल्फा, बीटा, गामा तो लगातार निकल ही रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इट मींस इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ले लिए, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका मतलब ये अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन हमारे कहां से बन रहे हैं? ये न्यूक्लियस से बन रहे हैं। न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस का एमिशन हो रहा है। अगर ये नहीं होता, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनिक चेंज होता, ऑर्बिटल्स के चेंज मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकले होते, तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकली इसकी एक्टिविटी में वेरिएशन
दिखता, आपका अल्फा बीटा गामा का प्रोसेस रुक जाता या बढ़ जाता या घट जाता, इसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता। पर फिजिकल केमिकल चेंज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो क्या कंक्लूजन निकला, आखिर ये सब कहने का मतलब क्या था? द कंक्लूजन इज दैट कंक्लूजन देखो हम समझते हैं, कंक्लूजन इज दैट इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमिनन मतलब ये एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड है। अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड है, न्यूक्लियस, इसीलिए तो इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम आज अल्फा बीटा गामा निकाल रहे हैं, तुमने खूब हमारे ऊपर प्रेशर लगाया, खूब हमारा टेम्परेचर बढ़ाया, खूब धक्का मुक्की कर ली, फ्रीजिंग कर लिया, सब कर लिया, तुमने मेरे को फ्रीज भी कर दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को फ्रीज भी कर दिया, कुछ भी तुमने एक्टिविटी की, पर मैं फिर भी अल्फा बीटा गामा डुम 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 निकाल ही रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, ये कहां से निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं इसके एटम के न्यूक्लियस से। तुम तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स में चेंज ला रहे हैं ना, तो वो केमिकल चेंज तुम्हें दिखेगा अलग, केमिकल चेंज होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, बदल जाते हैं, वो भी सारी रिएक्शंस वगैरह शो करते हैं, पर उन रिएक्शंस के साथ साथ अल्फा बीटा गामा रेज भी लगातार दम 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 निकालते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये कंक्लूजन कहता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है इट इज दे शो ऑलवेज न्यूक्लियर, इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना ओवरऑल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो अब रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कैसे करें, रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कैसे करें, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो, डिफाइन करने के लिए आपको इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। मींस अभी हमने आपको सिर्फ ये लिख के बताया ना कि इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ये सारी चीजें लिख दी, लेकिन अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में देना है कि रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना। रेडियो एक्टिविटी is a nuclear phenomenon। ठीक है, एक तो ये समझ में आया कि ये न्यूक्लियर फिनोमेनन न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेनन, इट इज द प्रोसेस ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशंस, समझो, इतने से सेंटेंस को पहले समझो। रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेनन, समझ में आ गया कि भाई इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं लग रहा है, ये अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, अल्फा बीटा गामा निकालना है तो निकालना है, चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर लो। तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ धूम धड़ाका मचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड तो है नहीं। केमिकल चेंज लगाओगे, केमिकल चेंज करेगा वो शो, बट अल्फा बीटा गामा निकालना छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए कहा गया, और इट इज द, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अल्फा और बीटा। देखो यहां पर मैंने और लिखा है ना, इस चीज को स्ट्रेस देना है। अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस से अल्फा निकले और फिर बीटा निकले, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्फा के बाद या तो गामा निकलेगा या फिर बीटा निकलेगा, बीटा के बाद गामा निकलेगा, अल्फा के बाद कभी बीटा नहीं निकलता, बीटा के बाद कभी अल्फा नहीं निकलता, अल्फा के साथ या तो गामा आएगा, अल्फा के साथ या तो बीटा निकलेगा, और अल्फा बीटा कभी एक साथ एक के बाद एक नहीं निकलते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा। ठीक है ना, समझ लो ना, एंड गामा का मतलब ये हुआ, देखो गामा कि मतलब अल्फा और या अल्फा के साथ गामा निकला या फिर बीटा के साथ गामा निकला, पर अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकले। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, और लिखना चाहिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये और थोड़ा सा सही डेफिनेशन हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब किस समय कौन सा पार्टिकल निकलेगा इस बारे में हमें पता नहीं रहता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ spontaneous emission of alpha or beta and gamma radiations from the atoms of nucleus, from the nucleus of atoms during their decay। तो ये याद आ गया ना, इट इज द न्यूक्लियस, समझ गए ना कि न्यूक्लियस ऑफ एटम से ही निकलते हैं, डिके के दौरान न्यूक्लियस से निकलता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा के साथ गामा निकलेगा या फिर बीटा के साथ गामा निकलेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि अल्फा के बाद बीटा और बीटा के बाद
अल्फा निकल जाए, बीच में गामा का आना जरूरी होता है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, ये पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यूज में पूछा जाए या किसी तरीके से पूछा जाए, कि ये रैंडम फिनोमेना होता है। रैंडम फिनोमिनन मींस क्या होता है, फिनोमिनन। रैंडम फिनोमिनन का मतलब होता है, सपोज करो हमने किसी सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ए को यहां पर रख दिया, ये तो पता है कि ये डिसइंटीग्रेट करेगा, अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा, गामा निकालेगा, जो भी करेगा, पर हमें ये नहीं पता रहता कि ये किस टाइम और किस रेट से डिके करेगा। 10 बज रहे हैं, 10 बजे तुमने इसको रख दिया, पता चला 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ, और 11:01 पे दुम 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 बारिश हो गई। फिर तुम सोचोगे हाँ बारिश शुरू हो गई, मतलब धूम धड़ाका शुरू हो गया, अब चलो देखते हैं ये होता रहेगा, पता चला अचानक से प्रोसेस रुक गया। अब तुम बैठे हुए 2 दिन बाद कुछ हो ही नहीं रहा, फिर जैसे तुम कोई काम करने के लिए अचानक से, तो ये रैंडम फिनोमेना है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसकी रेट को प्रिडिक्ट कर सके कि किस पर्टिकुलर रेट से ये होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये तो इसका मूड है, जब चाहे तब अल्फा बीटा गामा निकाल दिया और जब चाहे रोक दिया। अब वो क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में कुछ इस टाइप के चेंजेस होते हैं, इसलिए इसकी रेट को प्रेडिक्ट करना कितना फास्ट या कितना स्लो होगा ये नामुमकिन टास्क है। इसीलिए कहा जाता है कि रैंडम फिनोमेनन है, कभी भी ये हो सकता है। तो इतनी सी चीज को आप समझ लीजिए और इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और ये समझिए कि ये डेफिनेशन आपको एज इट इज आपको एग्जाम में लिखनी है रेडियो एक्टिविटी की, कि रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेनन, इट इज द process of spontaneous emission of alpha or beta and gamma radiations from the nucleus of atoms during their decays, अगर डेफिनेशन लिखने को आती है। एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर फिजिकल और केमिकल चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये लगातार अल्फा बीटा गामा एमिशन करते रहते हैं, चाहे कोई फिजिकल और केमिकल चेंज लगाओ, प्रोडक्ट बदल सकता है, केमिकल चेंज से, फिजिकल चेंज से उसकी एक्टिविटी बदल सकती है, बट एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा नहीं बदलता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। तो अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। हेनरी बैकरल के बाद अब बारी आई रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने इन रेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि आखिर ये रेस हैं क्या और कैसी हैं। तो 1903 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों मायने रखता है, ये बहुत, क्योंकि यहीं से बहुत सारी चीजें मिलना हमें स्टार्ट हुई। देखो सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि स्टेबल, सब पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, लेड। लेड के बाद ही सब नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक लेड का ही बॉक्स बना दिया, क्योंकि लेड सबसे आखिरी में स्टेबल है और जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, ये डिके होने के बाद आखिरी में लेड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, और लेड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सब स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ले लिया, ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये ले लिया इन्होंने, और ये जो बॉक्स है ये लेड का बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब ये मैं क्रॉस क्यों लगा रहा हूं, आपको मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ये 3 डायमेंशनल होती है। अब इसमें से कुछ रेज निकली, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप समझिए, जरा ध्यान से समझना। अगर कोई, देखो आपको पहले एक रूल पता होना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या पता होना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता है, अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को ऐसे फैला दो। ठीक है, थंब को उसके जस्ट बगल वाली, उसके जस्ट बगल वाली, तीनों को फैला दो और इसको बोल दो फादर मदर चिल्ड्रन। फादर, थंब को फादर, उसके जस्ट बगल वाली को मदर और इसको चिल्ड्रन। फादर का मतलब होता है फोर्स, मदर का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सी का मतलब होता है करंट। अपने तीनों फिंगर्स को फैला दो। चूंकि 3 फिंगर्स ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 3 फिंगर्स, इट मींस इट इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब 3 डायमेंशन का यूज करना है। और
अगर ये एक दूसरे के ऊपर मतलब ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हो, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, फादर मदर, मदर माने मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब चूंकि हम जब आपको यहां पढ़ा रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो मैं तीसरी डायमेंशन कहां से लाऊं? मेरे पास तीसरी डायमेंशन या तो ये बाहर की तरफ है या ये बोर्ड के अंदर घुस जाओ, तो वो तीसरी डायमेंशन है। तो हमने क्या किया, इसको ये जो ये वाली फिंगर है हमारी, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हमने अंदर की तरफ शो कर दिया लाइक दिस, ठीक है, ये अंदर की तरफ, तो क्रॉस फील्ड बोलते हैं इसको। तो क्रॉस साइन दिखा रहा है कि फील्ड इज इनसाइड द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पेपर, इनसाइड द पेपर, ठीक है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। सी फॉर करंट, फादर मदर चिल्ड्रन, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर फादर मदर और ये चिल्ड्रन, ठीक है ना। सी फॉर करंट। अब देखो यहां रेडिएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो रेज यहां से निकलेंगी, तो यहां से निकलेंगी तो हमने इस तरफ मान लिया। अब एक चीज ध्यान रखो, करंट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। पॉजिटिव डायरेक्शन में जब पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, दिस इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखना है करंट की डायरेक्शन भी वही होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो, या फिर निगेटिव चार्ज अगर फ्लो हो रहा है इस तरफ, अगर ये निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, अगर ये फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो करंट इसके अपोजिट में फ्लो होता है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मान लिया कि इसमें से कोई पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। अगर मैं ये कहूं कि मेरी ये फिंगर, ध्यान से देखना, ये फिंगर मेरी कहां है? अंदर बोर्ड की तरफ, इसलिए मैंने ये क्रॉस लगा दिया। अगर मैं डॉट लगाता हूं तो फिंगर मेरी बाहर की तरफ होनी चाहिए, तो क्रॉस फील्ड है, ये अंदर की तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब करंट देखो ऐसे में ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मैंने इसलिए इस फिंगर को यहां टर्न कर दिया, दिस वन, क्योंकि जिस तरफ हमारी ये फिंगर होगी उसी तरफ हम करंट मानेंगे, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि इस तरफ करंट की डायरेक्शन मान लिया। तो आप देखो ये थंब मेरा किस तरफ आ रहा है, इस तरफ दिख रहा है आपको, तो इस तरफ, यानी कि इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मतलब अंदर की तरफ हम आपको क्या दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर की तरफ हम आपको क्या दिखा रहे हैं? करंट। तो फोर्स कहां लग रहा है हमारा? इस तरफ। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पर जैसे ही फोर्स इस तरफ लगा तो ये रेज क्या करेंगी? इस तरफ डेविएट होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इनको इन्होंने बोल दिया अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशंस, ठीक है। तो एक कंक्लूजन तो इसको ये देखने में आया कि कुछ रेज लेफ्ट साइड में मुड़ गई, लेफ्ट में मुड़ गई, जिनको इन्होंने ये बोल दिया कि दीज आर मेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है, जिनको इन्होंने क्या बोल दिया? अल्फा रेज। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। अब मान लो कि कुछ इसमें से नेगेटिव चार्ज से बनी हुई प्लेटें, मतलब रेज निकल रही हैं, तो फिर से देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, अब ऊपर की तरफ हमने क्या ले लिया? करंट। अब अगर करंट हम ऊपर ले रहे हैं तो फोर्स इधर लगना चाहिए, लेकिन कुछ रेज इस तरफ जा रही थी। अब जो कुछ रेज इस तरफ जा रही थी तो उनपे फोर्स पक्का इस तरफ लगा होगा, तो मुझे थंब को कहां करना चाहिए बताओ? फील्ड को अपनी जगह अंदर रखते हुए, देखो फील्ड को मैं अंदर ही रखूंगा, फील्ड को अंदर रखते हुए थंब को मैं कहां कर रहा हूं? इस तरफ। तो थंब को इस तरफ कर रहा हूं क्योंकि रेज इस तरफ मुड़ रही थी, देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कहां है? डाउन। अब करंट की डायरेक्शन अगर डाउन है और फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब जो कुछ रेज इस तरफ राइट हैंड साइड में जा रही हैं, लाइक दिस, ठीक है, जिसको इन्होंने बाद में कौन सी रेज बोल दिया? बीटा रेज बोल दिया। उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि दीज आर मेड फ्रॉम, ये राइट हैंड साइड में चली गई, ठीक है ना, इसका मतलब दीज आर मेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज से बनी हुई है, इनको इन्होंने क्या बोल दिया? बीटा रेज। क्योंकि हमें इस तरफ अगर ले जाना है, मतलब फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है, तो करंट डाउन होना चाहिए, और करंट डाउन होने के लिए ऐसा थोड़ी है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स लेने लगे, ऊपर की तरफ ले रहे ना, सारे निकलते हुए जो भी चीज है ऊपर की तरफ निकल रही है, तो ऊपर की तरफ निकल रही है मतलब पार्टिकल की मोशन इस तरफ है, तो करंट की मोशन कहां है? डाउनवर्ड। और करंट की मोशन डाउन है तो इसका मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव, क्योंकि चार्ज और करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो
अल्फा बीटा रेज इस तरह से इन्होंने निकाल दी। कुछ रेज सीधी सीधी निकल गई, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इनको गामा रेडिएशंस कहा गया, गामा रेज। तो जो गामा रेज है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। गामा रेज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी कि जैसे लाइट की रेस थी ना, लाइट की रेस भी वही होती है ना गामा रेस की तरह ही, मतलब इनकी स्पीड कितनी होती है? सेम वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस हिसाब से चलती है ये, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गामा रेस क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का। क्या क्या ऑब्जर्व किया अब हम समझते हैं कि इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, सम पार्टिकल्स मूव्स इन लेफ्ट साइड which are being made from positive charge known as alpha rays. Some rays are deviated towards right side which are made from negative charge which are called beta rays, and the sum of the rays goes straight which are gamma rays or gamma radiations. Radiations कहना ज्यादा बेटर है। gamma radiations ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक ऑब्जर्वेशन और ये देखा कि अल्फा रेस में डेविएशन कम आया और बीटा रेस में डेविएशन ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा एंगल पर डेविएट हुई और ये कम एंगल पर डेविएट हुई। अगर ये कम एंगल पे डेविएट हुई और ये ज्यादा एंगल पे डेविएट हुई, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इसका मतलब ये हैवी पार्टिकल है, इसलिए इसमें डेविएशन कम हो रहा, और इसमें डेविएशन ज्यादा हो रहा, इसका मतलब बीटा रेज या बीटा पार्टिकल क्या है? ये कम वेट की है, लाइट वेट की है। तो ये रदरफोर्ड का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जहां से फर्स्ट टाइम अल्फा बीटा और गामा रेस को डिफाइन किया। अभी रदरफोर्ड ने जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ऑब्जर्व किया, सिमिलरली इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी इस ऑब्जर्वेशन को देखा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने क्या कैसे अल्फा बीटा और गामा रेस को ऑब्जर्व किया। स्क्रीनशॉट रदरफोर्ड ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को भी समझा। उन्होंने वैसा ही एक बॉक्स ले लिया लेड का, ठीक है, और इस लेड के बॉक्स के अंदर तुरंत क्या रख दिया इन्होंने? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और यहां पर दो प्लेटें लगा दी, प्लस प्लेट और माइनस प्लेट। तो प्लस प्लेट और माइनस प्लेट लगाने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इन्होंने, और कुछ रेज यहां से निकली जो कि निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, कुछ रेज निकली जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि डेविएशन तो होता है, लेकिन डेविएशन कैसा होता है ये मायने रखता है। जैसे ये अल्फा रेज बोला इन्होंने, और इनको बोला इन्होंने बीटा रेज जो प्लस की तरफ मुड़ गई, और जो सीधी चली गई इनको क्या बोला? गामा रेज, ठीक है ना। तो अल्फा रेज का डेविएशन ज्यादा होता है, अल्फा रेज आर मोर डेविएटेड। रीजन क्या है, ऐसा क्यों होना चाहिए डेविएटेड? और सॉरी, अल्फा रेज आर लेस डेविएटेड, है ना, और बीटा रेज आर मोर डेविएटेड, बीटा रेज आर मोर डेविएटेड, मतलब ज्यादा टेढ़ी हो गई बीटा रेज। क्यों हो गई ज्यादा डेविएशन में क्यों आया बीटा रेज में? इट मींस ये लाइट होनी चाहिए, जो हल्का पार्टिकल है वो ज्यादा झुक जाएगा, और जो भारी पार्टिकल है वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, कम झुकेगा। तो ये थोड़ा सा हल्की होती है, ये थोड़ा उससे भारी होती है। दूसरा, चूंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई, तो द रेज विच आर डेविएटेड टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, इट मींस दे आर मेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये इन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि इसका मतलब गामा रेज जो है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। जो प्लस प्लेट की तरफ मुड़ गई वो कैसी होनी चाहिए? वो नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। क्योंकि ये प्लस की तरफ क्यों झुकी भाई? प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट करता है, और जो गामा रेज है वो सीधी चली गई, इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो जिन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसा उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑब्जर्व किया, वैसा ही इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी ऑब्जर्व किया। फिर इसके बाद कंक्लूजन निकाला कि भाई इनकी कुछ फीचर्स की स्टडी की
कि अल्फा पार्टिकल की क्या फीचर्स हैं, बीटा के क्या फीचर्स हैं, गामा के क्या फीचर्स हैं, और इन फीचर्स को हमें एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए एग्जाम में, बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इनकी क्या क्या अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज होती है। देन टेक द स्क्रीनशॉट। रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा रेस को देखने के बाद अब इनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या स्टडी किया, तो हम पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। ठीक है, नंबर 1 हम देखते हैं, दिस इज द एटम ऑफ एन हीलियम। याद रखो बच्चों, मैंने लिखा एटम, ठीक है ना, मैंने एटम लिखा है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एटॉमिक नंबर दिख ही रहा है, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 - 2 यानी कि 2। अब अगर मैं ये कहूं कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2 एंड इलेक्ट्रॉन 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2He4, 2He4। ठीक है, ये थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये एटम है। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, यानी कि ये +2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस बच गया ना, प्रोटॉन बचे 2, न्यूट्रॉन बचे 2, इलेक्ट्रॉन कहां, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गए। तो ये हो गया He++, या फिर हम कहेंगे He+2, यानी कि दिस इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा रे तब कहेंगे जब कई पार्टिकल लगातार निकले तो रे, अदरवाइज पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो कंक्लूजन इज दैट, देखो ये एटम है और He++ और He+2, दिस इज अल्फा पार्टिकल, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल है, हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल नहीं है। तो फिर किताबों में ऐसा क्यों लिखा जाता है 2He4 बोले अल्फा पार्टिकल है। इसका मतलब जब ये इसको अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं तो उसमें प्रोटॉन कितने ले रहे हैं 2, न्यूट्रॉन कितने ले रहे हैं 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 नहीं ले रहे। क्रॉस कर दिया मैंने, विदाउट इलेक्ट्रॉन जो एटम का न्यूक्लियस बचता है वो अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 1 हो गई। अब जब प्रॉपर्टी 1 समझ में आ गई तो प्रॉपर्टी 2 समझना भी बहुत आसान है। क्यों, देखो एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10⁻24 ग्राम में हो जाएगा। कितने यूनिट मास इसके अंदर है, अगर मैं कहूं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बताओ तो हम कहेंगे 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को मास नंबर में काउंट ही नहीं किया, इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के मास में कहां काउंट करते हैं भाई। पहले पार्ट में बताया था ना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कहानी खत्म, इलेक्ट्रॉन को गिनने नहीं है। तो 4 यूनिट मास है हमारे पास, बिकॉज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। तो व्हाई कांट वी से दैट इट इज द 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल कह सकते। या फिर क्यों नहीं कह सकते 4 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 4 टाइम्स इसका कर दो ना भैया, 1.67 इंटू 10⁻27 कर दो, कितना आ जाएगा 1.67 इंटू दिस, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁻27 kg। याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए, उसका 4 टाइम्स कर दो। क्यों याद करें भाई, हमें प्रोटॉन का मास पता है ना। चार्ज की बात कर लेते हैं, चार्ज कितना है, क्यों मान लिया चार्ज। अब समझो मैंने कहा कि विदाउट इलेक्ट्रॉन, बिना इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल है। अब अल्फा पार्टिकल में सिर्फ 2 ही तो प्रोटॉन ऐसे हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है भैया, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज काउंट क्यों करेंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि 2 ही तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो हटा ही दिए ना। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम।
तो चार्ज और मास का पता चल गया। तो यहां पर एक और स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज आपको क्लास 9th के टाइम पे भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे भी निकलवाया गया था, वो 9th के वीडियो लेक्चर में डालेंगे, अभी वो उसका जरूरत नहीं है समझने की। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है Q अपॉन M। अब देखो इस पूरे अल्फा पार्टिकल में टोटल चार्ज कितना मिला आपको, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। टोटल मास कितना आ गया अल्फा पार्टिकल का, 6.68 इंटू 10 की पावर -27 kg। दोनों का डिवाइड कर दो, 4.79 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम पर केजी। ये याद नहीं किए जाते बच्चों, ये याद नहीं किए जाते। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई इसमें 4 प्रोटॉन है तो 4 का 4 टाइम्स करके आप मल्टीप्लाई करके उसी समय एट द इंस्टेंस निकाल लो। ऐसे 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है तो 2 टाइम्स निकाल दो। स्पेसिफिक चार्ज Q बाई M अगर पूछा जाए एग्जाम में तो तुरंत हाल क्या निकालो, काम खत्म। कहां याद रखोगे वैल्यू, कितनी वैल्यूज याद रखोगे, तो याद वाद नहीं रखना है, हमें निकालना है। तो इसको लिख के जब प्रैक्टिस करोगे आराम से सब निकलेगा, ठीक है। यूनिट कूलम पर केजी, कितना सिंपल है। तो दो प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको अभी अल्फा पार्टिकल की बता दी। तो पहले इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। देन टेक एन स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं, ठीक है। यह है स्पीड से रिलेटेड, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है, ठीक है। वैसे तो स्पीड इसकी हम 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में कह सकते हैं। ऑर्डर मतलब 10 की पावर 7 का मल्टीपल होगा, आगे कोई भी नंबर आगे पीछे होगा वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है ना, ऑर्डर को हम अलग से समझते हैं। बस आप ये याद कर लो कि हाँ इस ऑर्डर की इसकी स्पीड होती है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि ये दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए और बी, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल निकला, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल निकला, यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकला इसकी स्पीड है v1, यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकला इसकी स्पीड कितनी है v2। तो क्या v1 और v2 बराबर है, भाई सेम अल्फा पार्टिकल है, भले ये इससे निकल रहा है इससे निकल रहा है, बिल्कुल नहीं। ये न्यूक्लियर फिनोमेना होता है, रैंडम फिनोमेनन होता है, पता नहीं कब किस इंस्टेंट पे क्या निकलेगा, किस स्पीड से निकलेगा, इसलिए कहते हैं कि इसका ऑर्डर इतना है, बट ये फिक्स नहीं है कि ये इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल और इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की स्पीड सेम होगी। तो इफ देयर आर टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड द अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर न्यूक्लियस, then they don't have the similar speeds all the time. Now अगर मैंने इसकी जगह एक ही सब्सटेंस लिया, मान लो ए ही ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने ले लिया न्यूक्लियस जिसमें भरे पड़े हैं हमारे क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुछ टाइम बाद एक अल्फा पार्टिकल निकला और इसकी स्पीड कितनी है v1। थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर बाद एक और अल्फा पार्टिकल निकल गया। अब इसकी स्पीड को हमने v2 मान लिया। तो क्वेश्चन ये है क्या ये दोनों स्पीड बराबर होंगी, क्या v1 इक्वल टू v2 होगा, ये भी तो अल्फा पार्टिकल है ये भी अल्फा पार्टिकल है, तब भी ये स्पीड बराबर नहीं होंगी। इनका ऑर्डर तो सेम होता है पर आगे का नंबर थोड़ा बहुत 19-20 डिस्टर्ब होता है। हो सकता है इसकी स्पीड 10 हो और इसकी स्पीड कितनी हो 9.9 हो, कुछ वेरिएशन होगा। तो सिमिलर एटम से भी अलग अलग टाइम पे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड भी हमेशा सेम नहीं होती, ठीक है। जब स्पीड सेम नहीं होती तो अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, हाफ mv²। तो पहला जो पार्टिकल निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी को ke1 इक्वल टू क्या ले ले, हाफ mv1²। जो दूसरी बार निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या ले ले, ke2 इक्वल टू हाफ mv2²। जब इनकी थोड़ी थोड़ी स्पीड में अंतर है तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अल्फा इज ऑल्सो not equal to the kinetic energy of the second alpha particle coming out of from the same nucleus of a radioactive substance। तो दोनों ये, लेकिन ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा बहुत अंतर होता है भैया। अगर मान लो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को 100 मान लें तो इसकी एनर्जी को कितना मान लें 99.5 मान लें, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पर डिफरेंस तो है ना। तो इसलिए कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल रेंज,
छोटी सी रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, थोड़े से गैपिंग के बीच में गैप रहता है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी में अंतर रहता है, जो एक ही एटम से हो चाहे वो डिफरेंट से हो। तो ये थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल, बस आपको याद कर रखना है, ऑर्डर जरूर याद रखना है, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड्स के इस तरह से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं क्वेश्चन, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी बनती है, ध्यान से समझना, अगर ये कोई एक गैस ले ले हम, ठीक है, ये हमने कोई गैस ले लिया, सपोज ये गैस ए है, ठीक है, अब हम इसका एक एटम बना के दिखाते हैं, सुंदर सा प्यारा सा एटम, देख लो भैया, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो ये गैस के बहुत सारे ये एटम्स हैं, ठीक, क्लियर। और एक अल्फा पार्टिकल दंदनाता हुआ आ रहा है, कौन आ रहा है? अल्फा पार्टिकल दंदनाते हुए आया, और जैसे ये दंदनाते हुए अल्फा पार्टिकल आया, ये इसके पास से गुजरा, इलेक्ट्रॉन के पास से कोलाइड करते हुए और टकराया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कॉलिजन करेगा, तो कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? बाहर। भाई इलेक्ट्रॉन भाई साहब बाहर। अब इलेक्ट्रॉन भाई साहब बाहर आ गए। थोड़ी देर पहले ये महाराज एटम हुआ करते थे, अब क्या हो गए? ये आयन हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना, तो कैटायन में कन्वर्ट हो गया। इट मींस ए हैज बीन कन्वर्टेड into A plus and one electron has been moved out। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन। क्या कहलाता है? तो अल्फा पार्टिकल जो आते हैं किसी गैस से अगर पास किए जाए तो हाईली स्पीड के साथ आके इनसे टकराते हैं, हाईली स्पीड नहीं मतलब अपनी जो भी स्पीड है एज कंपेयर, टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को गैस के एटम से निकाल देंगे और गैस को क्या कर देंगे? आयोनाइज कर देंगे। तो आयोनाइजेशन पावर इनकी अच्छी खासी होती है। मास देख रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, तो समझ लो मोटा ताजा है अल्फा पार्टिकल, एकदम हैवी मोटा बॉडी बिल्डर टाइप का। अब अच्छा बॉडी बिल्डर आदमी जब किसी के ऊपर गिर जाए तो वो तो पिचक ही जाएगा ना, तो इसलिए इसकी क्या कहते हैं? इसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होती है। तो आयोनाइजेशन पावर को हम फोर्थ प्रॉपर्टी में आईपी लिखेंगे शॉर्टकट में। तो आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल की क्या होती है? हाई। क्या होती है? हाई। अब हाई का मतलब क्या है? किसके कंपैरिजन में हाई है? बीटा पार्टिकल भी क्या गैस को आयोनाइज कर सकता है? आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल कर सकता है। क्या गामा रेडिएशन गैस को आयोनाइज कर सकती है? बिल्कुल, गामा रेडिएशंस भी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। लेकिन सोचो, जो भी आयोनाइजेशन पावर बीटा पार्टिकल की होगी, देखो आईपी मतलब आयोनाइजेशन पार्टिकल, और नीचे लिख दिया ये बीटा मतलब बीटा पार्टिकल या बीटा रेस। आयोनाइजेशन पावर ऑफ बीटा इसका 100 टाइम्स कर दो तो ये आ जाएगी आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा। अल्फा की आयोनाइजेशन पावर बीटा की आयोनाइजेशन पावर से कितना होती है? 100 टाइम्स ज्यादा, 100 गुना। ठीक है। और अगर हम कहें गामा के रिलेटिव तो 10,000 टाइम्स ऑफ गामा रेडिएशंस। शॉर्टकट लिख दिया। तो समझो, अब ये क्वेश्चन बनता है मोस्टली कि बताओ आयोनाइजेशन पावर का क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर हम ऑर्डर पूछ लिया जाए हमसे, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पावर, तो हम कहेंगे अल्फा ज्यादा बेटर आयोनाइज करता है एज कंपेयर टू बीटा, और बीटा ज्यादा आयोनाइज करता है एज कंपेयर टू गामा। और अगर पूछा जाए कि अल्फा की आयोनाइजेशन पावर कितनी है, तो आप कंपेयर में बताओगे कि बीटा के रिलेटिव 100 टाइम्स और गामा के रिलेटिव 10,000 टाइम्स। अगर यह पूछा जाए कि बीटा की आयोनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू अल्फा बताइए, तो भाई हम ये कहेंगे ना 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा? बीटा की आयोनाइजेशन पावर विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो भाई 100 यहां था तो नीचे टपक गया ना, ये 100 नीचे टपक गया, तो इसलिए बीटा की 1/100 टाइम्स हो जाएगी अल्फा से। और अगर हम बीटा की किससे कंपेयर करें? गामा से अगर कंपेयर करें, तो देखो ये तो हो गया हमारा इससे। अब जैसे हम अल्फा और गामा में कंपेयर करें, तो आपको पता है ना कि अल्फा की कितनी होती है? 10,000 टाइम्स होती है किससे? एज कंपेयर टू गामा। तो फिर गामा की कितनी हो जाएगी? 1/10 की पावर 5, 10,000 को शॉर्टकट में लिख दिया, इंटू अल्फा। तो गामा की आयोनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू अल्फा होती है 1/10 की पावर 5, 1/10,000।
बीटा और गामा में अगर कंपेयर किया जाए कि बीटा और गामा की बताओ कंपेयर करो, तो सोचो हम तीनों की पावर को अगर ऐसे ले लें, भाई 100 टाइम्स ऑफ बीटा ले लें या 10,000 टाइम्स ऑफ गामा ले लें, तो बीटा की पावर कितनी हो जाएगी, इस केस में डिवाइड कर देंगे तो दो बिंदी कट जाएंगी हमारी, तो कितना जाएगा 100 टाइम्स ऑफ गामा। मतलब बीटा की आयोनाइजेशन पावर गामा के रेस्पेक्ट में 100 टाइम्स है और बीटा की अल्फा के रेस्पेक्ट में 1/100 टाइम्स है। तो हम किसी के भी रेस्पेक्ट में एक दूसरे की आयोनाइजेशन पावर बता सकते हैं। तो अब पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम समझ लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग पावर, बेटा पेनेट्रेटिंग पावर अगर समझना है ना तो पहले तो एक चीज समझ लो, अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं, अल्फा को मान लो कोई एक मोटा आदमी है, कैसा आदमी है, मोटा आदमी हमारी तरह। बीटा को मान लो कोई दुबला पतला आदमी है, दुबला है ना, दुबला अबला दुबला आदमी, ठीक है। और गामा को हमेशा मान के चला करो भूत, भूत प्रेत आत्मा, भूत या आत्मा। सो व्हाट, वाई आई एम गोइंग टू सपोज दीज थिंग्स, इससे क्या ना चीजें बड़े आराम से याद हो जाती हैं। मेरा एक सिंपल सी क्वेश्चन है, अगर अल्फा एक मोटा आदमी है और ये दौड़ लगा है तो भाई क्या होगा, जल्दी थकेगा या देर में थकेगा, जल्दी थक जाएगा। क्यों थक जाएगा, क्योंकि अपनी एनर्जी को ये जल्दी लूज कर देता है। सेम अल्फा के साथ होता है, मोटा माने इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो मास हाई होने की वजह से ये एनर्जी का लॉस भी जल्दी करता है। तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल किसी मीडियम से पास होने लगे, मान लो एयर ले लें हम, और एयर से ये पास होगा, तो ये क्या करेगा, इट विल लूज एनर्जी रैपिडली, इट विल लूज एनर्जी रैपिडली। अब ये रैपिडली डिसिपेट करेगा एनर्जी, तो रैपिडली, ठीक है, रैपिडली, चलो ठीक है जो भी है लिख लेना रैपिड, अरे यार ये भी बड़ा लफड़ा है राइटिंग, रैपिडली, ठीक है। तो ये जल्दी से अपनी एनर्जी का क्या करेगा, लूज करेगा। तो जैसे ही एनर्जी को लूज करेगा, पता चला यहां पर इसकी एनर्जी 100 जूल और थोड़ी दूर जाती इसकी बची एनर्जी कितनी, 3 जूल। तो लॉस कितने का कर दिया भैया इसने, 97 जूल का लॉस कर दिया। तो इसीलिए इसके बाद ये आगे ज्यादा दौड़ नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पीपी, पीपी माने पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा इज वेरी लेस एज कंपेयर टू बीटा, वेरी लेस कंपेयर टू गामा। गामा तो भूत है भाई, वो तो दीवार के आर पार भी चला जाएगा, आत्मा है। तो गामा की पेनिट्रेटिंग पावर तो बहुत हाई होती है। बीटा दुबला पतला आदमी है तो थोड़ा बहुत पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि जल्दी नहीं थकेगा, और ये मोटा है जल्दी थक जाएगा। तो याद रखना, ये जो एनर्जी को जल्दी से लॉस कर देता है, इस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। एयर में इसकी 3 to 8 सेंटीमीटर ही पेनिट्रेटिंग पावर होती है, 3 से 8 सेंटीमीटर तक ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल, इससे ज्यादा नहीं। और दी अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड बाई, दे कैन बी स्टॉप मतलब रोका भी जा सकता है, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते, स्टॉप्ड बाई थिन और थिक कार्ड, थिन और थिक कार्ड। पेपर लगा दो पतला सा तो पता चला उसी पे टकरा के टपक गया जी, तो बोले हम उसमें आर पार जा ही नहीं पा रहे। तो पेनिट्रेटिंग पावर इसकी क्या होती है, कम होती है, इसके मोटापे की वजह से एनर्जी को जल्दी लूज कर देता है, तो पेनिट्रेट कर नहीं पाता है। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर हो गया। अगर हम कंपेयर करें कि भाई अल्फा के रेस्पेक्ट में इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, मतलब बीटा के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे 1/100 टाइम्स ऑफ बीटा। बीटा से कम हो गया ना, 1/100 कर दिया। और गामा के रेस्पेक्ट में 10,000 टाइम्स कम कर दो, ठीक है। तो या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि गामा की अल्फा से 10,000 टाइम्स ज्यादा है। हम ऐसा कह सकते हैं ना, गामा को लिख सकते हैं 10,000 टाइम्स ऑफ अल्फा के रेस्पेक्ट में इतना। और बीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम गामा की बीटा के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अगर ऐसा पूछ लिया जाए न्यूमेरिकल में कि गामा की बीटा के रेस्पेक्ट में बता पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो और ये 10,000 तुम्हारा चला जाएगा ऊपर, अपॉन में आ जाएगा 100, और बीटा आपका है ही, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 100 टाइम्स ऑफ बीटा। तो गामा की बीटा के रेस्पेक्ट में पेनिट्रेटिंग पावर 100 टाइम, अल्फा के रेस्पेक्ट में 10,000 टाइम्स।
ऐसे ही बीटा की आप कर सकते हो गामा के रेस्पेक्ट में 1 बाई, जैसे हम कहते हैं बीटा की गामा के रेस्पेक्ट में बताओ, तो इसको नीचे ले आओ 1/100 इंटू गामा। तो बीटा की गामा के रेस्पेक्ट में 100 टाइम्स कम है, गामा की बीटा के रेस्पेक्ट में 100 टाइम्स ज्यादा है। तो किसी की भी हम पेनिट्रेटिंग पावर बता सकते हैं, बस जनरल ऑर्डर ही होता है, फिर आपस में इंटरलेट कर दो जिस टाइप से वो पूछ ले। तो ये समझो पेनिट्रेटिंग पावर का हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई बड़े आराम से। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट में ही सीखा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अगर ये पास होंगे तो क्या हो जाएंगे, अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। और ये प्रूव करता है इसको कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सपोज करो हमने इसमें ये डाल दिया था रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये लेड का बॉक्स बना दिया था, तो ये जो है डेविएशन इनमें ज्यादा आया था बीटा वाले में, और अल्फा वाले में डेविएशन कम आया था, मतलब थोड़ा सा ये हायर जाएगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ झुका हुआ रहेगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहेगा। तो अल्फा रेज जो होती हैं लेस डेविएशन शो करती हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। तो अगर हम पूछे जाए व्हाट इज द डेविएशन प्रोसेस इन, तो हम भाई एक कंपेयर ये भी कर सकते हैं, अगर तीनों में कंपेयर हो जाएगी, अल्फा आर लेस डेविएटेड, बीटा आर मोर डेविएटेड एंड गामा आर नॉट डेविएटेड। ठीक है ना, गामा रेडियस आर नॉट डेविएटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे हम इसका एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। और हम बता सकते हैं कि भाई फोटोग्राफिक प्लेट, ये तो शुरू में हम पढ़ ही चुके हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट का क्या हुआ था भाई हालचाल। फोटोग्राफिक प्लेट, भाई फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर ये पड़ेंगी तो उसको क्या कर देंगी, अफेक्टेड कर देंगी, अफेक्ट कर देंगी उसको, है ना, खराब कर देंगी फोटोग्राफिक प्लेट को। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी अल्फा पार्टिकल की हम ये ले लेंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम एक मटेरियल ले लें फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट मटेरियल अगर हम लेते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डमेंट करें, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, तो यहां पर जैसे ही इस मटेरियल के ऊपर ये पड़ेंगी दे विल प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये भी एक अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी देखी गई। 6, 7, 8 है ना, 6, 7, 8। आप एक प्रॉपर्टी और ले सकते हो, 9th वाली, गोल्ड की फॉइल ले लें हम, पतली थिन गोल्ड फॉइल, पतली अगर हम गोल्ड की फॉइल ले लें, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट। अगर इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, स्कैटर्ड, है ना, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, हाँ ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल अगर थिन गोल्ड फॉइल से पास होते हैं तो ये क्या करते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये भी एक्टिविटी अल्फा पार्टिकल की देखी गई। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पक्का जब अल्फा पार्टिकल इस थिन फॉइल से गए होंगे तो फॉइल भी तो एटम की बनी होगी भाई, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में अट्रैक्ट हुए होंगे, और कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या किया होगा, रिपेल किया होगा, तो वो उससे दूर भाग गया होगा। तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट को, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो एटम की स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उसमें प्लस चार्ज भी होना चाहिए और माइनस चार्ज भी। तो थिन गोइल ये जो है अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल को ऐसे भी ऑब्जर्व किया। 10वां बायोलॉजिकल एक्टिविटी समझ लेते हैं। हम ह्यूमन सेल से अगर हमारे ऊपर अल्फा पार्टिकल्स पड़ जाए ना, ऐसी तैसी होने वाली है, समझ लो सेल्स डैमेज कर देता है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी देख लेते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हम बात कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है लिविंग सेल्स को, दे डिस्ट्रॉयज लिविंग सेल्स, खराब कर देता है ये लिविंग सेल्स को बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। ठीक है, और 11वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसका समझने का। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, और अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। चूंकि इसकी वेलोसिटी होती है बहुत कम, मोटा होता है ना, धीमे दौड़ता है, फिर भी इसकी
काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, इसका मोमेंटम को हम P से लिखते हैं, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम भी हाई है। तो रीजन क्या है, जब स्पीड की वैल्यू कम रखेंगे यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी कम आनी चाहिए। तो एक्चुअली हमारे दिमाग में स्पीड तो रहती है पर मास भूल जाते भाई, मास बहुत ज्यादा है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो हाई मास होने की वजह से जब इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, भले ये छोटा है पर ये मास का मल्टीप्लाई करने पर इसको काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देता है, हाई कर देता है। तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और हाई इसका मोमेंटम होता है। अब इससे होता क्या है कि सपोज करो हमने ये कोई एटम ए ले लिया, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया। बॉम्बार्डमेंट मतलब समझते हो, दन दनादन दन दनादन दर 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 लगातार अल्फा की पार्टिकल की बीम इसके ऊपर गिर रही है। तो हमने अल्फा पार्टिकल का क्या कर दिया, बॉम्बार्डमेंट। तो बॉम्बार्डमेंट जैसे अल्फा पार्टिकल का किया हमने, तो इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज, न्यूक्लियस पे अटैक करने पे। जब किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी चेंज हो गई तो वो एटम क्यों बचेगा, सोडियम है Na23, आपको पता है ना प्रोटॉन 11 है, और अगर मैं मान लो कि हम प्रोटॉन को 11 की जगह 12 कर दे तो क्या वो सोडियम रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना, मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बढ़ा दिया अगर तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर, ये न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट डालता है अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि इसमें से प्रोटॉन या तो निकल जाएंगे या न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कम या ज्यादा हो जाते तो एटम ही बदल जाता है। एटम ए था वो ए नहीं बचेगा, तो ये कोई दूसरा एटम बन गया भाई, ये एटम क्या बन गया, बी बन गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। तो यानी कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बॉम्बार्डेड ऑन एनी वन एटम ऑफ द न्यूक्लियस, the number of protons and neutrons changes into the new atom, so that's why वो जो है एक नए एटम में कन्वर्ट हो जाता है, and the process is called ट्रांसम्यूटेशन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, हाई मोमेंटम और हाई काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से टकराता है तो उसकी पावर, उसकी दम इतनी ज्यादा होती है कि भाई सोचो उसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्वांटिटी को बदल देगा। मोटा आदमी है, किसी के ऊपर गिर गया, दौड़ते दौड़ते अगर किसी के ऊपर गिर गया फटाक, तो भाई सोचो जिसके ऊपर गिरेगा उसकी तो पसलियां टूट जाएंगी। तो जिस एटम के न्यूक्लियस पे गिर गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, उसकी पसलियां तोड़ गई, सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर के पड़ा के बाहर भागने लगे, तो प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बदल गई। तो भाई जो एटम ए हुआ करता था अब वो एटम बी हो गया क्योंकि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गए। तो इस तरह से टोटल 11 प्रॉपर्टीज हमने आपको अल्फा पार्टिकल की बता दी। सिमिलरली बीटा की भी 11 प्रॉपर्टी और गामा की भी 11 प्रॉपर्टी आप एज इट इज कंपेयर करके लिख सकते हो। फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, बीटा पार्टिकल कहें या बीटा रेज कहें या बीटा रेडिएशन कहें, एक ही बात है। पहली प्रॉपर्टी समझते हैं, these are fast moving electrons, these are fast moving electrons, ठीक है, coming out from nucleus, coming out from nucleus। क्या मतलब है इस शब्द का, and it is denoted by -1 बीटा 0 और E-1 0। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी पार्टिकल हो, जैसे कुछ भी हमने कुछ भी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है पार्टिकल को, सपोज XYZ कुछ भी लिख दिया, तो यहां हम अक्सर लिखते हैं चार्ज और यहां हम अक्सर लिखते हैं मास। ये किसी भी पार्टिकल को लिखने का तरीका होता है। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है बीटा पार्टिकल पर, इस पर मास 0 होता है। पर एक्चुअली में कहानी कुछ और है। आप जब IIT की तैयारी करने आएंगे या मेरे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू देखेंगे, बाद में हम बताएंगे कि मास इसका 0 नहीं होता है, बट उसे लिया जाता है रेस्ट मास की कैटेगरी की वजह से। कुछ ऐसा लफड़ा है जो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, बस इतना कह सकता हूं कि हाँ इसका सिंबल ये ले लिया। एक्चुअली में होता क्या है, पहले इसकी पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। देखो, सपोज करो ये कोई न्यूक्लियस है किसी एटम का, और ये जो है एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन का सिंबल याद है आपको, क्या लिया जाता था, चार्ज 1 यूनिट और मास भी 1 यूनिट।
ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे भरे पड़े हैं, भरे पड़े ना। अब होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे बताओ चार्ज कितना होता है, 0, मास 1 यूनिट यानी 1, तो ये न्यूट्रॉन का सिंबल हो गया। तो इसके अंदर ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन का सिंबल P ले रहे हैं, प्रोटॉन पे चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो इसमें न्यूट्रॉन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। ऐसा क्यों होता है, आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होते ही इसलिए कि इसमें न्यूट्रॉनों की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन में, ताकि न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कम हो सके, प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ जाए। साथ में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो लिखा मैंने वो ही बीटा पार्टिकल है, -1 0। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कभी भूल भी जाए तो नीचे जितने भी नंबर्स हैं इनका टोटल लेफ्ट साइड का और राइट साइड का हमेशा इक्वल रखा करो। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 0। तो हमें अपने आप सिंबल पता चल जाता है इसका सिंबल क्या है। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में, साथ में ये जो निकला ये बीटा पार्टिकल है। अब क्वेश्चन ये है, ये जो बीटा पार्टिकल है क्या ये यहां न्यूक्लियस में रुका रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये फटाक से क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियस के बाहर। तो इन इलेक्ट्रॉन में और इस बीटा पार्टिकल में क्या सिमिलरिटी है, चार्ज भी वही ले रहे हैं, बट देखो मास में हम डिफरेंस ले रहे हैं ना, इसका 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, हम ले तो इसका भी 1 यूनिट रहे पर हम सिंबल उसका 0 लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज मास सब इलेक्ट्रॉन की तरह है, पर ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, 10⁸ ऑर्डर आएगा इसका। तो ये तुरंत न्यूक्लियस के क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ये इसके अंदर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, पहली प्रॉपर्टी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द सिंबल इज दिस, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो हम इसके चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज हमने लिखा कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यूं तो मास लेस कहना चाहिए इसको, पर फिर भी इसका मास हम इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही लेते हैं, पर ये 0 लिखना जरूरी है क्योंकि उसका कुछ अलग रीजन है, वो आगे के उसमें बताएंगे लेक्चर में। तो ये मास ऑफ क्या जाएगा हमारा, मास ले लो, चलो इसका कितना जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास था कितना था, 9.1 × 10⁻31 kg। स्पेसिफिक चार्ज की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक चार्ज क्या था हमारा, पता है ना आपको, Q/m। तो ले लो 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 × 10⁻31 कूलम, और ये केजी, तो डिवाइड कर देना, आई थिंक शायद 1.79 × 10⁻11 कूलम पर केजी के आसपास आता है इसका आंसर, ठीक है। ये लर्न कर लेना, वैल्यू डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आएगा आंसर, आंसर में इतना कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.76 होता है, 11 नहीं होता है ना, तो ये होता है 1.76, हाँ 79 नहीं होता, अदरवाइज डिवाइड करके देख लो अभी यहीं पे। तो इस तरह से स्पेसिफिक चार्ज देख लिया। तो पहली प्रॉपर्टी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, दूसरी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक चार्ज आपने देख लिया, तीसरी प्रॉपर्टी अब देखो ऑर्डर, स्पीड का ऑर्डर क्या है, हुआ स्पीड, इनका ऑर्डर स्पीड का होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद करो लाइट की स्पीड क्या होती थी, लाइट की स्पीड कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती थी। तो क्या ये लाइट है, नहीं है, लाइट से थोड़ा कम है स्पीड, लाइट की स्पीड से कम है क्योंकि ऑर्डर उसका 10⁸ के ही बराबर चला जा रहा है, तो उससे थोड़ा, मतलब लाइट की स्पीड से क्या होता है, इसका स्पीड क्या होती है, कम होती है, बट होती बहुत लाइट के आसपास है, उससे कम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते हैं, बात इनके काइनेटिक एनर्जी की बात करें, कभी कभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं और निकलते ही साथ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं वहीं के वहीं पे, तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, ना के बराबर, यानी क्या हो जाती है, 0। वो इंटरनल मैकेनिज्म चलती रहती है न्यूक्लियस में। तो इसीलिए हम जब स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम बात इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्यों ना कर लें। भाई कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे, कुछ बीटा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो 0 की स्पीड से ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लाइट की स्पीड के बराबर, हमने बोला ऑर्डर इतना होता है, रेंजिंग, मतलब स्पीड कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है, मैक्सिमम 10⁸ के ऑर्डर तक जा सकती है, लाइट की स्पीड के ऑर्डर के बराबर तक जा सकती है। तो जब हम ऐसी बात करेंगे तो हम कहेंगे बताओ काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक हो सकती है, तो आप कहोगे सर बीटा पार्टिकल जो निकला और फुस हो गया वहीं पे,
फुस हो गया तो उसकी स्पीड जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। और मान लो बहुत मैक्सिमम स्पीड से भी निकला, लाइक 1.5 इंटू 10 की पावर 8, इस तरीके से निकला, तब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी जितना मैक्सिमम हो, तो वी हाफ वी एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो इसकी रेंज पूछी जाती है कि बताओ जो न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलते हैं उनकी एनर्जी की रेंज क्या होती है, तो हम कहेंगे इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिस हिसाब से उसकी स्पीड से वो निकल के बाहर आ जाए। ठीक है ना, तो ये तीन प्रॉपर्टी बता दी। अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट प्रॉपर्टी समझ ली है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को समझते हैं। आपको याद होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया था। नेगेटिव प्लेट थी, एक पॉजिटिव प्लेट थी, इनको क्या कर दिया था हमने, एक ट्यूब के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है ना, इन प्लेट्स को ट्यूब के अंदर हमने बंद कर दिया था, कैथोड एनोड बना दिया था इनको, है ना, ये कैथोड था हमारा। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज से डिस्कवरी ऑफ बना था ये। तो यहां से क्या कर दिया तुमने, एक हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी थी, तो यहां से एक बीम निकली और ये बीम यहां पहुंचती है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो बीम निकली थी ये किसकी बीम थी, ये इलेक्ट्रॉन की बीम थी ना, यहीं से तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था, कैथोड रे डिस्कवरी था। लेकिन आप समझो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। यहां जब डिस्कवरी कर रहे थे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, ये जो बीम निकल रही थी ये थी, यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब बीटा रे की बात कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है तब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीटा बाहर निकल के आते हैं। तो अंतर समझो, चूंकि रेडियोएक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमेना है, तो न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलते हैं फास्ट मूविंग, जिनका ऑर्डर 10 की पावर 8 था, और ये भी फास्ट मूविंग थे, लेकिन इनका सोर्स क्या था, ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन। तो ओरिजिन ऑफ बीटा पार्टिकल इज डिफरेंट, द ओरिजिन ऑफ बीटा पार्टिकल इज न्यूक्लियस, while the origin of electron beam in case of cathode rays, the origin was from orbitals of atom। दोनों में अंतर था, तो ओरिजिन इनका अलग अलग हो गया। फिर अब पांचवी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, आयोनाइजेशन पावर की, है ना। अब समझते हैं हम आयोनाइजेशन पावर को। आपने देखा था मैंने अल्फा को बोला था मोटा, बोला था ना, बीटा को क्या बोला था, पतला, और गामा को मैंने क्या बोला था, भूत। ठीक है, तो जब किसी के ऊपर मोटा आदमी गिर जाए तो जिसके ऊपर गिरेगा तो उसके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये मोटा आदमी किसी पे गिर रहा है, आयोनाइज कर रहा है ना, तो मान लो अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल गया तो इसने इसको फुल्ली डैमेज कर दिया होगा, सारे इसके इलेक्ट्रॉन की तितरे तितरे कर दिए होंगे ना, बाहर निकाल दिए होंगे। ये जाएगा, पतला आदमी किसी पे गिरेगा तो थोड़ा बहुत धक्का लगेगा उसको। तो इसका मतलब हम आयोनाइज करने की बात करें अगर हम, तो आयोनाइजेशन पावर अल्फा की सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीटा, और बीटा के बाद गामा की आयोनाइजेशन पावर तो बहुत कम है, क्योंकि वो तो भूत है। अब गैस है, वो तो फटाक से एक पल में निकल गया, क्या आयोनाइज करेगा वो, तो आयोनाइजेशन नहीं कर पाता। हमने ये भी बताया था कि अल्फा की आयोनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू बीटा होती है 100 टाइम्स, और गामा के रेस्पेक्ट में कितनी होती है, 10,000 टाइम्स। अगर हम ये पूछें, चूंकि प्रॉपर्टी बीटा की पूछ रहे हैं, तो बताओ बीटा की आयोनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू अल्फा कितनी है। तो हम इन दोनों की इक्वेशन के हिसाब से बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/100 इंटू अल्फा। तो हम क्या कहेंगे, द आयोनाइजेशन पावर ऑफ बीटा इज 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फा। अगर मैं ये पूछूं कि बीटा की गामा के रेस्पेक्ट में बताओ आयोनाइजेशन पावर कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 100 इंटू बीटा इक्वल टू 10,000 इंटू गामा, और ये दो जीरो आपके कैंसिल हो गए, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 100 टाइम्स ऑफ गामा। तो अब आप सेंटेंस क्या लिखोगे, द आयोनाइजेशन पावर ऑफ बीटा इज 100 टाइम्स ऑफ गामा, या फिर आयोनाइजेशन पावर ऑफ बीटा इज 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, द ओरिजिन ऑफ बीटा पार्टिकल इज न्यूक्लियस while the origin of cathode ray is electrons of orbital। फिफ्थ पॉइंट है, आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन गामा, और किसकी कितनी है ये मैंने बताई दिया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, पीपी। पीपी बोले तो पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर का क्या मतलब है भाई,
सोचो भाई, भूत है, इस दीवार में से आर पार निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो भाई गामा कितने आराम से निकल सकता है। दुबला पतला आदमी थोड़ा ज्यादा तेजी से दौड़ेगा तो बीटा से तो इसकी ज्यादा होगी, और जो कि अल्फा तो मोटा था तो पेनेट्रेट नहीं कर सकता था, किसी को आर पार नहीं कर सकता था, बट वो आयोनाइज कर सकता था। तो आयोनाइजेशन पावर का उल्टा होता है, लेकिन पेनेट्रेटिंग पावर का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये याद करो, ये 3 2 हमने आपको बताया था 8 सेंटीमीटर तक एयर में पेनेट्रेशन पावर रखता है, और जो बीटा पार्टिकल है ये लगभग 5 मीटर इन एयर इतना पेनेट्रेटिंग पावर रखता है। लेकिन अगर एक एल्यूमिनियम की फॉइल ले ली जाए, एल्यूमिनियम मेटल की लगभग 5 mm थिक, इतनी सी पतली अगर आप ले लें और इस पे से अगर बीटा पार्टिकल पास करेंगे तो पास नहीं होंगे, ये स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है ना, दे आर स्टॉप्ड। तो समझो एल्यूमिनियम फाइल्स की 5 mm थिक फाइल को ये क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन एयर में ये 5 मीटर तक पेनिट्रेट करने की पावर रखते हैं। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट फोटोग्राफिक प्लेट का क्या भाई। फोटोग्राफिक प्लेट पे तो सभी रेज इफेक्ट डालती हैं। क्या ये फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डालेंगी? बिल्कुल डालेंगी, जैसे अल्फा डालता था वैसे बीटा भी डालेगा। नेक्स्ट, क्या ये फ्लोरेसेंस डेवलप करेंगी? यस, ये करेंगी। किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर फ्लोरेसेंस ये डेवलप करती है, अल्फा भी करता था, बीटा भी, गामा भी करेगा। नेक्स्ट, नाइन्थ, क्या ये बायोलॉजिकल डैमेज करेंगी? बायोलॉजिकल डैमेज बिल्कुल करेंगी, और बायोलॉजिकल डैमेज ये ज्यादा करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि इनकी पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है, अंदर आराम से स्किन में घुस जाएंगी, तो स्किन पर बायोलॉजिकल डैमेज ये ज्यादा करती हैं एज कंपेयर टू अल्फा, ठीक है। और समझ लेते हैं बायोलॉजिकल डैमेज के अलावा और क्या था फोटोग्राफिक प्लेट पे, फ्लोरोसेंट मटेरियल पे हो गया एक्स रे डेवलपमेंट। हाँ, अगर हम ये देखें कि कोई मेटल ले लें हाई एटॉमिक नंबर का, जिनका हाई एटॉमिक नंबर हो और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, है ना, इस टाइप से, अगर इनके ऊपर बीटा रेज हमारी फॉल करती हैं तो ये प्रोड्यूस करती हैं एक्स रेज। कौन सी? एक्स रे। भाई एक्स रे के बारे में तो सभी को पता है ना, कभी हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए तो तुरंत बोलते भैया एक्स रे कराने के लिए जाना है। तो क्या मतलब था एक्स रे कराने का? यही तो मतलब था भाई कि एक्स रे कराने के लिए जा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसी देरी हो जाए, यही काम आता है एक्स रे के टाइम, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया हमारा, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला बता ही चुके हम भैया, कितनी बार 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 वही बताएं कि रेडियो, ये लेड का बॉक्स ले लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अल्फा का डेविएशन कम होता है, बीटा का डेविएशन ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाएगी और ये पॉजिटिव। तो बीटा का डेविएशन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि मास इनका कम होता है एज कंपेयर टू अल्फा, इसलिए इसका डेविएशन ज्यादा आता है। तो बीटा पार्टिकल का डेविएशन ज्यादा होता है, डेविएशन इज मोर देन अल्फा, अल्फा से ज्यादा। गामा तो भैया सीधे सीधे निकल गए थे, उनसे लेना देना नहीं था। तो इस तरह से वही की वही पॉइंट है, बस कंपेयर करके आपको लिखना है। अब बस लास्ट में और बचता है हमारा गामा रे रेडिएशन इस पार्ट में, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस के बारे में हम देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम क्या समझ सकते हैं। गामा के सामने रेडिएशन वर्ड क्यों आया, पहले तो यही क्वेश्चन बनता है। रेडिएशन इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल नहीं है, अल्फा पार्टिकल था, बीटा पार्टिकल था, पर गामा रेडिएशन है। रेडिएशन मतलब जैसे लाइट की रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, दिखती नहीं है ना, इनविजिबल होती हैं, तो ये भी इनविजिबल ही टाइप की होती है। तो होता क्या है गामा रेडिएशन के साथ? इट इज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइक एक्स रेज एंड लाइट रेज, ठीक है ना, बिल्कुल इनकी तरह होती है। तो फिर गामा रेडिएशन इनसे अलग कैसे है? अलग है तो अलग होने का रीजन होता है उनकी वेवलेंथ। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो गामा रेज की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये होती है 10 की पावर
-4 नैनोमीटर, ये इसका वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और अगर हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे मीटर में तो यह आएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁹, यानी कि 10⁻13 मीटर। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा। एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, यह भी जानने वाला क्वेश्चन है। अगर हम एक्स रे की बात करें तो एक्स रेज डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं। इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻2 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक की होती हैं। इस रेंज से लेके इस रेंज तक डिपेंड करता है कैसी एक्सरेज और किस तरीके से डेवलप करना है। अगर हम इसमें 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 10⁻11 मीटर टू, इसमें 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻8 मीटर। तो एक्स रेज की वेवलेंथ यहां से यहां तक होती है, गामा रेज की 10⁻⁴ नैनोमीटर ऑर्डर की होती है। और अगर हम लाइट रेज की बात करें तो लाइट रेज की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अगर हम इसमें 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो आप देख रहे हो लाइट, हर किसी की वेवलेंथ एक्सरे की अलग रेंज है, इस रेंज तक लाई करती है। लाइट रेज इस रेंज तक लाई करती है और इनका ऑर्डर ये होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है इनमें यही डिफरेंस देखने को मिलेगा कि इनकी वेवलेंथ अलग होती है। तो अलग वेवलेंथ होने की वजह से इनकी इंपैक्ट या इंप्रेशंस या जो कहें कि हमें कैसे इसका वजूद का एहसास होता है वो कुछ अलग होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ। तो पहली प्रॉपर्टी तो गामा रेज की ये हो गई हमारे पास। दूसरी अगर हम बात कर लें स्पीड की, तो सोचो स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सब के सब वैक्यूम या एयर में हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही ट्रेवल करती हैं। तो इट इज लाइक कंप्लीटली एक्स रेज, लाइट रेज एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन। फिर बात कर ले अगर हम आयोनाइजेशन पावर की, आयोनाइजेशन, तो हमने आपको बताया था कि सबसे मोटा कौन था हमारा, अल्फा। अल्फा की आयोनाइजेशन पावर कितनी थी, 100 टाइम्स ऑफ बीटा। और फिर सबसे कम किसकी रहेगी, गामा की। स्वाभाविक सी बात है। अगर हम इसे सिर्फ ऑर्डर पूछा जाए तो अल्फा की ज्यादा है बीटा से और बीटा की ज्यादा है गामा से। और अगर ये पूछा जाए कि गामा की बीटा के रिस्पेक्ट में कितनी पेनिट्रेटिंग पावर है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो लिखेंगे 100/10,000 बीटा, दैट मींस 1/100 टाइम्स ऑफ बीटा। मतलब जितनी बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर है उससे 1/100 टाइम्स यानी कि कम है। और अगर हम अल्फा के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो 1/10,000 टाइम्स ऑफ अल्फा, पेनिट्रेटिंग नहीं, सॉरी, आयोनाइजेशन, भूल गया मैं, आयोनाइजेशन पावर, ठीक है ना। तो ये आयोनाइजेशन पावर का हो गया। और अगर बात कर ले पेनिट्रेटिंग पावर की, है ना, ध्यान रखना, या मैं आयोनाइजेशन पावर भूल रहा था, अब बता रहा हूं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी के आर पार निकल जाना। तो आर पार हमने आपको बताया था गामा रेस कैसे होती है, भूत भूत तो दीवार को भी चीर के निकल जाएगा ना, आत्मा को क्या दिक्कत है, वो मोटा आदमी कम पार कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर बीटा की, फिर किसकी, अल्फा की। तो गामा की बीटा से कितनी ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा, और अल्फा से कितनी ज्यादा, 10,000 टाइम्स ज्यादा। ये पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर हो गया। इससे मतलब बीटा से थोड़ा ज्यादा और अल्फा से तो बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको याद होगा जो अल्फा था वो 3 to 8 सेंटीमीटर एयर में सिर्फ इतनी पेनिट्रेटिंग पावर रखता था। बीटा जो है वो 5 मीटर तक पेनिट्रेटिंग पावर रखता था, वो भी कहां पे, एयर में। जबकि ये एल्यूमिनियम की एक थिक फॉइल से रोक दिया गया जो कि मात्र 5 mm की थी। 5 mm की अगर एल्यूमिनियम की फॉइल लेंगे और बीटा इसमें से अगर पास होगा तो इसको रोकने की पावर रखता है। इतनी पतली प्लेन जो है फॉइल एल्यूमिनियम की क्रॉस नहीं कर पाता बीटा, बट इससे तो ज्यादा ही है ना, 5 मीटर तक एयर में पेनिट्रेशन कर सकता है। गामा का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है एयर में, 5000 मीटर तक ये जो है पेनिट्रेट कर जाएगा इन एयर।
500 मीटर तक एयर में क्या कर जाएगा, ये पेनिट्रेटिंग पावर रखेगा एज कंपेयर टू बीटा। और लगभग ये 30 सेंटीमीटर थिक अगर हम आयरन की शीट ले लें तो उसको ये पार कर जाता है। तो सोचो 30 सेंटीमीटर बहुत होता है बच्चों, 1 मीटर का 1/3, और उसमें से अगर गामा रेज जा रही है तो आर पार निकल जा रही है, मतलब यहां से पास किया वहां निकल गई। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर को रोकने के लिए कि ये उसको क्रॉस न कर पाए, हम लेड मेटल का यूज कर सकते हैं। लेड को पेनिट्रेट आसानी से नहीं कर पाती गामा रेज। तो ये 3 मैंने अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। 4 प्रॉपर्टियां समझने के बाद अब हम बकाया की प्रॉपर्टीज को भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो और थर्ड एक्सिस पे अगर हमारी ये गामा रेज पास हो जाए, ठीक है ना, गामा रेज या गामा रेडिएशंस, तो ये विदाउट डेविएशन निकल जाती है, तभी तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनसे डायरेक्टली इनके साथ 90 डिग्री के साथ विदाउट डेविएशन निकल जाए, तो गामा रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 5th प्रॉपर्टी हो गई। बाकी प्रॉपर्टीज वैसे ही नॉर्मल है। क्या ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। बाकी सब भी कर रही थी, ये भी करेगी। क्या ये फ्लोरोसेंस मटेरियल पर अगर डाली जाए तो क्या फ्लोरोसेंस डेवलप होगा? बिल्कुल होगा। दे कैन कॉज फ्लोरोसेंस व्हेन स्ट्राइक विद द फ्लोरोसेंट मटेरियल। अगर कुछ क्रिस्टल्स लिए जाए, जैसे एक्स रेज जब डेवलप की जाती है तो किसी क्रिस्टल्स से उसको पास किया जाता है, और जैसे ही उन क्रिस्टल से ये पास होती है तो इनमें डिफ्रैक्शन का मतलब लाइट चारों दिशाओं में फैल जाए। तो अगर गामा रेज किन्हीं क्रिस्टल से पास हो जाए तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है, बिल्कुल एक्स रेज की तरह। यूं तो एक्स रेज और गामा रेज की प्रॉपर्टीज हमें काफी सिमिलर लग रही हैं, लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग होता है। याद रखो, रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, तो गामा रेडिएशंस कहां से आ रही होंगी? पक्की बात है, ये एटम के न्यूक्लियस से डेवलप हो रही होंगी। और अगर हम एक्स रे की बात करें तो ये कहां से आती है, तो समझते हैं इनका ओरिजिन अलग अलग कैसा है। ये 9th प्रॉपर्टी से, जब कोई इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो ऊपर से नीचे अगर जंप करता है तो जिस ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, ये ऑर्बिटल है, यहां कोई न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, तो ये अपनी कुछ एनर्जी का लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे जंप करता है, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल में, तो जैसे ही जंप करता है तो इस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो उसकी एनर्जी कुछ और थी, और यहां घूम रहा था तो एनर्जी कुछ और थी। मान लो कि यहां पर एनर्जी 100 थी और इलेक्ट्रॉन ने नीचे जंप किया, और अब इसमें घूमने के लिए इसको एनर्जी चाहिए 60, तो 100 से 60 हो गई, तो बाकी लॉस कितने का हुआ? 40 का। वो 40 वाली एनर्जी कहां गई? वो 40 वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? एक्स रे में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब इसका ओरिजिन होता है इनर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से एक्स रे डेवलप होती है, लेकिन गामा रेज वही न्यूक्लियस के अंदर डेवलप होती है, तभी ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में आता है। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है, बट ओरिजिन दोनों का क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। और 10th प्रॉपर्टी, ये इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखती है तो हमारी ह्यूमन बॉडी से भी आर पार निकल जाती है। तो ह्यूमन बॉडी से आर पार निकल जाती है तो बायोलॉजिकल डैमेज तो बिल्कुल पॉसिबल है, बट अगर इनको कंट्रोल्ड वे में यूज किया जाए, टेक्निक के साथ, साइंस के साथ, तो ये जो हमें डैमेज पहुंचा रही थी हमें फायदा भी पहुंचा सकती है। इसीलिए गामा रेडिएशंस आर वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि मैंने अभी आपको 11 डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज वगैरह आपको बता दी अल्फा बीटा गामा के बारे में। इनको अच्छे से कॉपी कर लेना और कॉपी करके नोट्स बना के लिख लेना, तब तो आप इनको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर सकते हो। और थोड़ा सा आधा घंटे का भी टाइम अगर आप इस पे स्पेंड करोगे तो आराम से इजीली ये लर्न हो जाएंगी। तो अब थर्ड पार्ट रेडियो एक्टिविटी का कल और हम डालेंगे, दैट विल बी द फाइनल पार्ट, और उसके बाद आपका रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा। आप आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरा ये लास्ट वर्ड आप लोगों के लिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड है कि आप प्लीज मेरे वीडियो को वॉच करते रहें। आगे अपडेट्स और मिलेंगे, और बहुत ही जल्दी हम लोग 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाने वाले हैं जो प्रीवियसली बोर्ड में आए हुए हैं। वो वीडियोस अपलोड करते जाएंगे और उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए और उनको अगर आपने उसमें देख लिया और सॉल्व कर लिया, तो आप श्योर मानिए कि उनमें से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। ये डैम श्योर है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, पर ऐसा होगा नहीं कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और वो एग्जाम में ना आए। तो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।